हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। 11th क्लास अकाउंटेंसी के टॉपिक पर हम हैं और जो हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है वो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग चल रहा है। लास्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड थी, पार्ट 2 के ऊपर ही थी। पार्ट 1 के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी है। पार्ट 2 पर आज ये हमारी सेकंड वीडियो है और आज की वीडियो के जो कंटेंट है वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर उनको समझेंगे डीपली। तो आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे जिसके बेस पर इनको स्टैंडर्ड्स को प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे जिसके बेस पर पूरे इंडिया में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। फिर अब नए उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं जो इंटरनेशनल लेवल के साथ या हम इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंट्स को बना सके, यूनिफॉर्मिटी ला सके इंटरनेशनल सिस्टम से। तो अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, उनको देखेंगे। और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आईएफआरएस होते हैं। देखेंगे कि आईएफआरएस का मीनिंग क्या है और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इन स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही है। तो आपको ये ऑपरेटिंग सिखाएंगे कि पूरे इंडिया में अकाउंटिंग के किस ऑपरेटिंग को फॉलो किया जाता है, कौन इसको फॉलो कराता है। तो हमसे ये देखेंगे और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और अपने बेस को और क्लियर करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड एक जर्नल गाइडलाइंस है या एक तरीके से डायरेक्टिव गाइडलाइंस है जो हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation, and disclosure of accounting transaction in financial statement। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये आपको एक तरीके से पॉलिसी आपके लिए बनाता है, सभी अकाउंटिंग बॉडी के लिए, सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, सभी ऑडिटर्स के लिए, कि आपको कैसे रिकॉग्निशन करना है अकाउंटिंग या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, उनकी मेजरमेंट कैसे होगी, उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा, उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, और अपनी जो डिस्क्लोजर है, जैसे आप दिखाओगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको किस वे में प्रेजेंट करोगे सो दैट जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। उसी के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या है, वो अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको डायरेक्शन दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर गाइडलाइंस वर्ड यूज नहीं किया गया जो प्रिंसिपल में यूज था। यहाँ पर आपको अथॉरिटी के साथ कहा जा रहा है कि आपको ये काम ऐसे ही करना है और आपको उसको पालन भी करना पड़ेगा। तो ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट होती हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो एक प्रीमियर प्रोफेशनल बॉडी है ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री, वो उसको आपको देती है और उसके बेस पर ही हमें पूरे अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है। तो ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग और कैसे वो इशू किए जाते हैं, कौन इशू करता है और क्या क्या उसमें किया जाता है, क्या जरूरत थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनको क्यों लाया, ये हमें समझना जरूरी है, या हमारे देश में हमारी सरकार ने इसको क्यों लागू किया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, सब एक जैसे अकाउंट बनाए, सब कंपैरिजन की जा सके, तो पूरे देश में एक जैसा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो हो, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाना जरूरी था। और ये हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू करते हैं जो किसके द्वारा इशू की जाती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, नॉर्म्स क्या है उसकी, और उसको हम अपनी बुक में कैसे डिस्क्लोज करेंगे टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टू द फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग। ये हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो वो अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मिलती हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलते हैं, उसके बेस पर हमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके प्रेजेंट करना होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं पॉलिसी के लिए, वैल्यूएशन नॉर्म्स के लिए और डिस्क्लोजर के लिए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनहेंस द कंपेरेबिलिटी, कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म हो गए तो वो कंपैरिजन पॉसिबल है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब वो चाहे फर्म के अंदर हो और या दो फर्म के बीच में हो, ये हम जब ही कर पाएंगे जब हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो ये जरूरत थी या ये इसकी एडवांटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब हम लिमिटेशन भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ कमियां जरूर होंगी, हर चीज में होती है। तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि जब आप उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डीपली आगे पढ़ेंगे अपने भविष्य में, जब आप इस फील्ड में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक चीज को फॉलो करने का या एक मेथड को फॉलो करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। देखेंगे आगे जब हम अकाउंट्स को आगे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हैं। तो कौन से को अप्लाई किया जाए, और कभी कभी क्या होता है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग होता है और प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग होता है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसको चूज करें किस वे में। तो इंडियन कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है, सेबी कुछ और कहती है। तो जब दोनों में कन्फ्लिक्शन आता है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अकाउंट्स को बनाना। तो एक ये प्रॉब्लम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर हम फॉलो करने हैं। देखो अथॉरिटेटिव हैं तो ये तो है कि हमारे ऊपर उन्होंने कंपल्सन कर रखी है, तो ये तो पक्की बात है कि हमें इनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, वहां हमें कभी छूट नहीं मिल सकती। ये रिजिड बना देते हैं क्योंकि हमें उनको उसी तरीके से फॉलो करना होता है, हमारे लिए वो अथॉरिटेटिव होते हैं। फेल टू एक्सपेंड फ्लेक्सिबिलिटी हम नहीं ला सकते, हमें उसी वे में अपने अकाउंट को प्रेजेंट करना है, वैल्यूएशन करना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहते हैं। तो वो हमें रिजिड बना देते हैं थोड़ा। Accounting standard cannot override the statute. The standards are required to be framed within the ambit of prevailing status. तो कभी कभी वो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक दूसरे मतलब जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टैंडर्ड दूसरे स्टैंडर्ड को ओवरराइड करता है, तो उस समय दिक्कत हो जाती है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ और मीनिंग निकल रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ एसेट के लिए AS 32 है और इंटेंजिबल जो एसेट्स होती हैं उनके लिए AS 38 है। तो कभी कभी वो एक दूसरे को ओवरराइड करते हैं, कभी कभी इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है तो कि हम किसको प्रिवेल करें। तो ये कभी कभी हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो लिमिटेशन बेशक हो, हमें फिर भी इसको फॉलो करना होगा क्योंकि इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत बड़े हैं। यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी आपको पूरे इंडिया के अंदर सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो कराने के लिए, तो इसलिए वो कंपल्सन भी जरूरी ही है। तो ये तो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके एडवांटेज, उसकी नीड, उसकी लिमिटेशन। आगे चलते हैं और कुछ और समझते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ है, किन किन ऑर्गेनाइजेशन पर है, किन किन बिजनेस हाउसेस पर है। तो एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी तरह से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी, जिसकी कोई ना तो कमर्शियल एक्टिविटी है, ना कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी है, उनको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जो प्योरली चैरिटेबल पर्पस के लिए है। बाकी सबके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। वो बाकी सब क्या है, सोल प्रोप्राइटर यूनिट अगर कोई है, एकल व्यवसाय जिसको हम कहते हैं वो, पार्टनरशिप फर्म में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आप फर्म्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हो तो आपको पता है ये क्या होती हैं। पार्टनरशिप फर्म में सोसाइटीज हैं जितनी भी, वो ट्रस्ट जितनी भी हैं, वो ट्रस्ट करेंगी। देखो वो प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको छूट है सिर्फ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जिनको हम कहते हैं, ये भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो कई लोग जब मिलकर एसोसिएशन बना लेते हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो ये सारी वो
बिजनेस यूनिट्स हैं जिनके ऊपर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। अब जो फॉलो हो रहे हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है, जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करने में मदद करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी IFRS के ऊपर है कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे इसमें काम होता है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS कैसे बन गए, ये हम समझेंगे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसको हम IFRS कहते हैं, 1 मार्क्स में ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखना है। क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, commonly called IFRS, are accounting standard issued by the IFRS Foundation and the International Accounting Standard Board, जिसको हम IASB कहते हैं। इनके द्वारा ये इशू की गई हैं, जो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड पर एप्लीकेबल होती हैं, जिससे अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेम जैसी हो। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज है तो उसको डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को डिफरेंट कंट्री में फॉलो ना करना पड़े, इसीलिए ये प्रमोशन चल रही है कि सब जगह एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो हो। दे कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कोई कंपनी जो MNC है वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को जज दिखा सके, शो कर सके, ऑडिटिंग हो सके, टैक्स पे कर सके, और उस कंपनी की पोजीशन क्या है उसके इन्वेस्टर के लिए वो समझ में आ सके, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अंडरस्टैंडेबल, उनको समझा जा सके, उनको कंपेयर किया जा सके। यूनिफॉर्मिटी लानी जरूरी है कंपैरिजन के लिए अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्री। एक देश से बाहर अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसके अकाउंट्स को हम समझ सके, कंपेयर कर सकें। They are particularly relevant for a company with share or security listed on public stock exchange। तो नॉर्मली ये उन कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होता है जो अपने शेयर को लिस्ट करा चुके हैं पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा चुके हैं। ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको इसको डीप में नहीं बता सकता। तो अभी आप सिर्फ ये समझो कि IFRS क्या होते हैं। MNC हम बोल रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, तो जो शेयर और सिक्योरिटी इशू करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी नीड क्या है, क्या जरूरत है IFRS की हमें, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS में क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहली जरूरत आती है नीड। तो फर्स्ट नीड ये है कि IFRS हेल्प टू प्रिवेंट मटेरियल मैनिपुलेशन और एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप ना तो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते और ना ही कोई फाइनेंशियल एरर उसमें दिखाई जाएगी, क्योंकि अगर डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप से अकाउंट मेंटेन होंगे तो जो इन्वेस्टर हैं उनको समझना, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को उसको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ कोई एरर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं देगी जब यूनिफॉर्मिटी होगी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर, इसलिए जरूरी है। IFRS हेल्प इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, तो दूसरे देशों में भी जाकर बिजनेस किया जा सके, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया जा सके, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली दिखाया जा सके, मैनिपुलेशन फ्री हो, एरर फ्री हो, जिससे ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, अच्छे संबंध स्थापित हो सके, उसके लिए भी IFRS जरूरी है। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है जब हम दूसरे देश में जाकर अकाउंटिंग प्रैक्टिस को देखते हैं और वो हम जैसी होती है, तो वहाँ जाकर बिजनेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है, वहाँ जाकर पैसा लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है, तो वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी मोटिवेट करता है। अब टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एग्रीड टू अप्लाई IFRS। तो एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया जा सके, प्रोसीजर को फॉलो किया जा सके, तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने ये एग्री किया है कि वो IFRS अपने देश में लागू करेंगे। बट द नेम ऑफ IFRS, अब जब क्योंकि हमने ये एग्री कर लिया है कि हम इनको फॉलो करेंगे, तो हमने
पहले तो इन्हीं को फॉलो किया तो गड़बड़ हो रही थी, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग थे, आईएफआरएस के स्टैंडर्ड अलग थे। तो अब हमने इस आईएफआरएस का नाम चेंज कर कर उसको कन्वर्ज कर कर क्या बना दिया, नया नाम दे दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है। तो जब आपको ये मिले तो इसका मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर में लाने के लिए हमने आईएफआरएस को अप्लाई किया है। और जब वो आईएफआरएस मतलब कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनके बेस पर जो है पूरे देश में अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाएगी, वो आईएफआरएस जो है हमारे देश में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज दैट प्रोवाइड प्रिंसिपल्स फॉर रिकॉग्निशन। ये वही आया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग वही रहेगा। देखिए अब रिकॉग्निशन मिले, मेजरमेंट कैसे की जाए, ट्रीटमेंट कैसे की जाए, डिफरेंट जो जितने भी एस्पेक्ट हैं अकाउंटिंग के उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए और डिस्क्लोजर कैसे किया जाए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, वो इस इन अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अथॉरिटेटिव वे में डायरेक्टिव किया जाता है सब बिजनेस हाउसेस को बाय द हाउसेस को बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मीनिंग वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग है वही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी मीनिंग है, और आज के समय में हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस समय हमारे देश में एप्लीकेबल है। तो ये सारी लिस्ट मैंने आपके लिए इस स्लाइड में ली है। पहला है AS 101 जो कहता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 102 शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर है, इसके रिलेटेड डायरेक्शन इसमें लिखी है। बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 103 में है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 104 में है। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 105 में है उसकी डायरेक्शन। एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज उसके ऊपर 106 है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसको डिस्क्लोज कैसे किया जाए वो 107 में है। ऑपरेटिंग सेगमेंट 108 में है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 में है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 110 में है। जॉइंट अरेंजमेंट 111 में है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी वो 112 में है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट 113 में है। रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट 114 में है। रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर जो एप्लीकेबल हुआ है 2018 से वो 115 में है। लीजेस के ऊपर डायरेक्शन 116 में है जो अप्रैल 2019 से लागू हुई। AS1 बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं उसके ऊपर, क्योंकि उसका नाम इन्वेंट्री है, अब इसको इन्वेंट्री ही बोला जाता है, ये पुराना नाम है पर फिर भी मैंने आपके सामने रखा है, उसको AS2 है। कैश फ्लो कैसे दिखाई जाए 12th में बनाओगे आप तो उससे रिलेटेड AS7 है। अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में है। इवेंट अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड AS10 को फॉलो किया जाएगा वहां पर। AS 11 जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट रूल 2018 के ऊपर है। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डायरेक्शन है या कैसे अकाउंट्स बनाए जाएं प्रेजेंट किए जाएं वो AS12 में है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16 में है। लीजेस के बारे में जो है वो AS17 में है। रेवेन्यू के ऊपर AS18 है। एम्प्लॉय बेनिफिट AS19 में है। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस AS20 में है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट AS21 में है। बोरोइंग कॉस्ट AS23 में है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर AS24 में है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS27 में है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर AS28 में है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स AS29 में है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन AS32 में है। अर्निंग पर शेयर AS33 में है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 34 में है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट 36 में है। प्रोविजन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट एसेट 37 में है। इंटेंजिबल एसेट 38 में है।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 में है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डायरेक्शन जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर रखे हैं वो AS 41 में है। तो ये था हमारा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके बेस पर पूरे देश में अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो होते हैं। इस वीडियो में आज के इतना ही था। आशा करता हूं कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझ पाए होंगे। तो यहां से हमने अपने आज की वीडियो के टॉपिक को बिल्कुल क्लियर किया। मेरे बेस जो 11th में अकाउंट्स के अंदर नेसेसरी है, हमने अपने उस बेस को और आगे बढ़ाया और एक और पर्टिकुलर टॉपिक को इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बहुत ज़रूरी है, उससे मैं बहुत मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे सजेशन दें कि मैं अपनी जो भी मेरी टीचिंग है, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कंटेंट, उस पर आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या सुधार चाहते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो मुझ तक पहुँचाइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अभी तक भी आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 2 साल में हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे अकाउंट्स में जहां हमें होना चाहिए और अपनी अकाउंट्स की फील्ड में हम जरूर एक दिन ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू।